India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेदांता विश्वविद्यालय के लिए पुरी में 6000 एकड़ जमीन अधिग्रहण के ओडिशा सरकार के फैसले को सरकार ने किया रद्द। कहा, निजी कंपनी के लिए नियमों का किया गया उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से बाल विवाह रोकने के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। आंकड़े और नीतिगत पहलों की भी जानकारी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाइसेंस वाली फायर आर्म्स के उपयोग से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी केंद्र और राज्यों से की तलब। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए किया नोटिस जारी। वेदांता ग्रुप को सुप्रीम India Legal presents Courts Roundup. वेदांता ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। विश्वविद्यालय के लिए ओडिशा के पुरी में 6000 एकड़ जमीन के राज्य सरकार के अधिग्रहण के निर्णय को खारिज कर दिया है। फैसले में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि ओडिशा की प्राइम लोकेशन में 6000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में सरकार ने निजी कंपनी के लिए उदारता दिखाया है और ऐसे में इसमें सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था। वेदांता ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। वेदांता यूनिवर्सिटी के लिए ओडिशा के पुरी में 6000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण प्रस्ताव को लेकर अनिल अग्रवाल फाउंडेशन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट के जमीन अधिग्रहण को रद्द करने के फैसले पर मुहर लगाई है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार पर सख्ती दिखाई। फैसले में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि ओडिशा की प्रमुख भूमि में 6000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण निजी कंपनी के लिए उदारता दिखाना था। इसमें सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था। लाभार्थी कंपनी को अनुचित लाभ पेश किया गया। प्रशासन, प्रवेश शुल्क, संरचना, पाठ्यक्रम और संकाय चयन के संबंध में वेदांता विश्वविद्यालय और इसके अधिकारियों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। अदालत ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के किसी भी आरक्षण कानून से पूर्ण छूट प्राप्त होगी। यूजीसी, एआईसीटीई आदि से नियामक अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। सरकार भुवनेश्वर शहर से प्रस्तावित स्थल तक 4 लेन सड़क प्रदान करने पर सहमत हुई थी। समझौते के अनुसार सरकार वेदांता से परामर्श के बाद ही विश्वविद्यालय की सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में भूमि उपयोग क्षेत्रीय योजना बनाने पर भी सहमत हुई थी। सरकार ने सभी राज्य शुल्कों, करों, शुल्कों से छूट देने का भी वादा किया था, अर्थात वैट, वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और एंट्री छूट थी। अनुसंधान एवं विकास उपकरण, शैक्षिक सहायता उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण और निर्माण सामग्री पर भी समझौता किया गया था। अदालत ने कहा कि ये सराहनीय नहीं है कि सरकार ने एक ट्रस्ट कंपनी के पक्ष में इस तरह के अनुचित लाभ की पेशकश क्यों की। इस प्रकार संपूर्ण अधिग्रहण की कार्रवाई और लाभ जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे पक्षपातपूर्ण थे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि 6000 परिवारों की कृषि भूमि है और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि भूमि है, जिसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। ये सभी अपीलें विफल हो जाती है और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं। अपीलकर्ता लाभार्थी कंपनी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। इस तरह की जमा राशि को ओडिशा राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बाल विवाह निषेध अधिनियम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों से एकत्रित आंकड़े, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदम और अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति की जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बाल विवाह मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महिला बाल विकास मंत्रालय को बाल विवाह निषेध अधिनियम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि बाल विवाह का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। इसके लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने प्रस्तुत किया कि एक विधेयक था जो 2021 से लंबित है, जिसके अनुसार महिलाओं की शादी करने की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये स्थायी समिति के समक्ष लंबित था। हालांकि पीठ ने कहा कि ये अभी भी बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन के मुद्दे को संबोधित नहीं करेगा। इस प्रकार पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विशेष रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ये बिंदु समाहित रहे। बाल विवाह की प्रकृति और सीमा को प्रभावित करने वाले विभिन्न राज्यों से एकत्रित आंकड़े, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदम, अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति। बेंच ने आगे कहा, भारत सरकार को भी बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति के लिए धारा 16(3) के प्रावधान के राज्यों के द्वारा अनुपालन पर अदालत को अवगत कराने के लिए राज्य सरकारों के साथ संलग्न होना चाहिए। एफिडेविट ये भी स्पष्ट करेगा कि क्या अधिकारी नियुक्ति या अन्य विविध कर्तव्य दिए गए हैं। मामला अब जुलाई 2023 में लिस्ट में है। नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को रेप के दायरे में लाए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह को कानून में अपराध की संज्ञा दी गई है, लेकिन फिर भी बाल विवाह हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये शादी नहीं बल्कि मृग तृष्णा है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक सच्चाई है और इस पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र ने कहा बाल विवाह में कठोर सजा का प्रावधान है। बाल विवाह के कारण बच्चों के अधिकारों का हनन है। बाल विवाह कानूनन अपराध है। ऐसे बच्चों को संरक्षित और सुरक्षित करने की जरूरत है। भारत में होने वाले विवाहों में लगभग 23.3% बाल विवाह होते हैं। असम में लगभग 32% शादियां बाल विवाह के दायरे में आती हैं। ऐसे में सामाजिक सोच को बदलने के लिए बाल विवाह पर एक मुहिम की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय से बिना लाइसेंस वाली फायर आर्म्स के उपयोग से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब मांगा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य में बिना लाइसेंस वाली फायर आर्म्स के बारे में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर इसे समस्या करार दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश बिना लाइसेंस वाले फायर आर्म्स के खतरे और वर्षों से मामलों की संख्या में निपटने के लिए उठाए गए कदमों को इंगित करे। अमिकस क्यूरी के सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु ने सूचित किया कि इस मुद्दे की समग्र तस्वीर के लिए अन्य राज्यों से इनपुट आवश्यक होगा, जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिया है और कि उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर अदालत को ध्यान देने की बेहद जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में प्रवृत्ति को परेशान करने वाला बताते हुए देश में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स के कब्जे और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्रालय को अलग अलग निर्देश जारी किए। पूर्व को 2 पहलुओं यानी चरणों और मामलों की संख्या पर अलग अलग हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्रालय से आर्म्स एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन और कानून को मजबूत करने के सुझावों पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बिना लाइसेंस वाली फायर आर्म्स के इस्तेमाल पर हर कीमत पर रोक लगानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स के इस्तेमाल पर कहा है कि चलन को हटाना है और मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते में होगी। मेडिकल कॉलेजेस में दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा है कि निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले दिव्यांगों के नामांकन करने के बाद जो सीट बची है उस पर सीमा से कम दिव्यांगों का नामांकन न करने के मामले पर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करें। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से उच्च याचिकाकर्ता के उस प्रतिवेदन पर विचार करने को कहा था जो नामांकन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था। इसके बावजूद उसने दिव्यांगों के लिए रिक्त सीटों में से एक पर नामांकन करने का अनुरोध किया था। हालांकि सरकार ने उसके प्रतिवेदन को खारिज कर दिया था। दिव्यांग याचिकाकर्ता ने नीट 2022 में 96 का परसेंटाइल स्कोर किया था और वह नामांकन के लिए निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता से 40% से कम था। याचिकाकर्ता ने NEET UG 2022 में PWD श्रेणी के तहत उसे एक सीट का आवंटन करने की मांग के अलावा उसने बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लाभ को सीमित करने वाले कानूनी प्रावधानों को भी चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की डिवीजन बेंच ने आरोपी व्यक्ति की दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल निचली अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी लाइसेंसी बंदूक से एक पवन नाम की व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता यानी मृतक के पिता भगत सिंह और अपीलकर्ता यानी ओम प्रकाश के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद को निपटाने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2013 को शिकायतकर्ता अपने बेटे और एक रिश्तेदार नवीन के साथ अपीलकर्ता के घर गया था, जिसमें एक के बाद कई फायरिंग की गई थी। बताते हैं आपको कि मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। बता दें आपको कि अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मृतक 20 से 25 लोगों के साथ उसके घर आया और उनके साथ झगड़ा करने लगा। तभी मृतक के साथ के व्यक्तियों में से एक ने गोली चलाई जो बिजली के खंभे से टकराई और पवन को लग गई। इसीलिए आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला नहीं बनता। दूसरी ओर राज्य की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या करने का पर्याप्त सबूत जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है और हाईकोर्ट ने कहा कि चश्मदीद गवाहों ने अपनी गवाही में कहा है कि अपीलकर्ता ने ही गोली चलाई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को बरकरार रखा और आरोपी की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ही चुनौती पर सुनवाई करते हुए कहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा गुटखा, पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू और इस तरह के प्रतिबंध रद्द कर दिए गए। कोर्ट ने कहा है कि आप बिल्कुल अमृत नहीं बेच रहे हैं। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की खंडपीठ ने ये टिप्पणी उत्तरदाताओं की ओर से इशारा करते हुए की है जो हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में पेश हुए। खंडपीठ ने संकेत दिया कि प्रतिवादी जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं को बेच रहे हैं। उत्तरदाताओं के वकील द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के खिलाफ तर्क दिए जाने के बाद ये टिप्पणी की गई। मद्रास हाईकोर्ट ने जनवरी में खाद्य सुरक्षा के द्वारा राज्य आयुक्त द्वारा गुटखा, पान मसाला, सुगंधित खाद्य पदार्थों या तंबाकू या निकोटीन युक्त चबाने योग्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अस्थायी प्रावधान का उपयोग करते हुए तंबाकू और गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया। बाद में विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रतिबंध को हर साल बढ़ाया गया।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि तंबाकू उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध मौजूदा कानून ढांचे से परे हैं। अन्य प्रतिवादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि अंतिम राज्य सूचना वर्षों पहले समाप्त हो गई। वैद्यनाथन ने आगे तर्क दिया कि 2006 अधिनियम के तहत साल दर साल अधिसूचना जारी करने की अनुमति नहीं है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि साल दर साल तर्क मान्य नहीं है। उन्होंने पूछा कि अगर ये जनता के लिए हानिकारक है तो क्या साल दर साल तर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कैंसर इस पर निर्भर हो सकता है? वह किस प्रकार का तर्क है? ये स्वास्थ्य के बारे में है। क्या ये केंद्र को नियंत्रित करने के लिए साल दर साल हो सकता है? इस पर खंडपीठ ने पूछा कि तंबाकू पर स्थायी रूप से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। सिब्बल ने कहा कि ये केंद्र को तय करना है। खंडपीठ ने कोई आदेश पारित नहीं किया और 18 अप्रैल को मामला दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट ये मानते हैं कि तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकता कि पक्षकारों के दिल और दिमाग में शादी खत्म हो गई, जबकि पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ ना कोई सबूत नहीं दिया और न ही एक दूसरे के खिलाफ अपने आरोपों को वापस लिए। जस्टिस RD धानुका और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक के आदेश को खारिज करते हुए कहा, फैमिली कोर्ट ने CPC की धारा 151 के विपरीत तलाक की डिक्री पारित की है, ये मानते हुए कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी अलग होने का इरादा रखते हैं क्योंकि उनके दिलो दिमाग में विवाह भंग हो गया है और किसी भी पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फैमिली कोर्ट अनुमान नहीं लगा सकता और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता तलाक की डिक्री पारित करते समय उसके मन और दिल में विवाह भंग हो गया। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट CPC की धारा 151 के तहत प्रवेश के तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकती, जब CPC के आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रवेश की डिक्री के लिए विशिष्ट प्रावधान है जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं। अदालत ने यह भी दोहराया कि विशेष पर निर्णय केवल तभी किया जा सकता है का द्वारा बिना किसी अधिकार को आरक्षित किए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो। अपीलकर्ता पत्नी ने क्रूरता के आधार पर नवंबर 2017 में तलाक की याचिका दायर की और प्रतिवादी पति से अपने और अपने बेटे के लिए भरण पोषण की मांग की। पति ने आरोपों से इनकार किया और याचिका का विरोध किया। 2021 में पति ने दाखिले पर तलाक मांगा, जिसका पत्नी ने विरोध किया। फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2022 में तलाक की डिक्री दे दी, लेकिन भरण पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता की प्रार्थना को लंबित रखा। इसीलिए पत्नी ने वर्तमान परिवार न्यायालय अपील दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि न तो पत्नी ने क्रूरता के आरोप वापस लिया और न ही पति ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि तथ्यों और परिस्थितियों में आवेदक की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। अपीलीय अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय संगत, उचित और कानूनी है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह समय की मांग है कि लोक प्रतिनिधियों का स्वच्छ छवि होनी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अब्दुल्ला आजम की याचिका की सुनवाई के बाद दिया। याची अब्दुल्ला आजम और उसके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की निचली अदालत ने 29 जनवरी 2008 को पुलिस चेकिंग के दौरान समर्थकों के साथ हाईवे पर जाम लगाने के आरोप में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा होने की वजह से अब्दुल्ला आजम ने अपनी विधानसभा की सदस्यता भी खो दी। चुनाव आयोग अब स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव कराने की तैयारी में है। अब्दुल्ला आजम अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग पर हाईकोर्ट में गुहार लगा चुका है। बता दें आपको कि अब्दुल्ला आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्लाह की ओर से तर्क दिया गया कि जब घटना हुई थी तो अब्दुल्ला आजम किशोर था। ट्रायल कोर्ट की ओर से उसे अवैध रूप से दोषी ठहराया गया है, इसीलिए सजा पर रोक लगा
चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि आवेदक पूरी तरह से गैर मौजूद आधारों पर अपने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। याचिका पर 46 आपराधिक मामले लंबित है। राजनीति में पवित्रता रखना अब समय की मांग है। जनप्रतिनिधियों को स्वच्छ छवि का होना चाहिए। उक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करना गलत नहीं होगा। क्या आपको पता है कि सोना और ज्वेलरी खरीदने पर और बेचने पर कानून है? इससे आपको बाकायदा रसीद और टैक्स देने होते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर। सुनिए। How much gold can you keep without proof? Well, it is not surprised that we Indians love gold, be it as a jewelry or the safe investment option. पर क्या आपको पता है without any proof आप कितना गोल्ड रख सकते हैं? As per the latest guidelines issued by the Central Board of Direct Taxes, a married woman in India can keep up to 500 grams of gold jewelry and ornaments without any proof. While for the unmarried woman, the maximum amount of physical gold they can keep at home is 250 grams. However, men can keep up to 100 grams irrespective of their marital status. But these rules are not applicable in case of gold coins and bars. Further, anything kept beyond these limits without required income proof will be subject to the investigation and possible seizure. Also, the hefty fine can also be imposed. और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.